नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, लेक्चर राजस्थान से बात करते हैं आज फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के फर्स्ट पेपर के लिए बुक लिस्ट का और सेकंड पेपर में साइकोलॉजी की बुक का, क्योंकि वो सभी के लिए कॉमन होती है। बाकी तो सब्जेक्ट की बात एक वीडियो में नहीं की जा सकती और वैसे भी सेकंड सब्जेक्ट में मैं सिर्फ हिस्ट्री की ही गाइडेंस दे पाता हूँ। बाकी सब्जेक्ट के बारे में आप मुझे पूछेंगे तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं है किताबों के बारे में। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात करूंगा कि आपको एक पर्टिकुलर गाइड के साथ जाना चाहिए या आपको किसी विशेष पार्ट के लिए कैसे अध्ययन करना चाहिए, साथ ही एनसीईआरटी का इसमें क्या रोल रह सकता है, कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, गाइड्स की बात करें तो आप ज़्यादा मैटर वाली जो गाइड्स की मैं बात करूं तो जैसे पैनोरमा है और लक्ष्य है। जैसे पैनोरमा की ये वाली किताब है जो मार्केट में आई थी, इसका मैंने रिव्यू किया था। इसके अलावा लक्ष्य की 2 पार्ट में आई थी, अभी मेरे पास यहाँ 1 पार्ट पड़ा है, एक उधर मैंने आपको पहले रिव्यू करके दिखाया था, 2 पार्ट में आई थी। तो गाइड्स में जो अच्छी गाइड्स में ये शामिल होती हैं। इसके अलावा कुछ गाइड्स ऐसी हैं जिनमें मैटर इनसे कम दिया रहता है, वो आपकी चॉइस है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। लेकिन ये 2 गाइड हैं इस प्रकार की। लेकिन जैसा कि मैं बात करता रहता हूँ विद्यार्थियों से और मैं खुद भी रिकमेंड करता हूँ, इस हिसाब से बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग पार्ट के लिए, खासतौर से जो मेजर पार्ट्स हैं उसके लिए अलग किताबें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति है और भारत का इतिहास जो आपका पोर्शन है, मतलब हिस्ट्री का जो 15 क्वेश्चन आते थे, हालांकि इस बार डिवाइड करके नहीं बताया गया है कि किसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी हम मान के चले कि वो 15 क्वेश्चन का मैटर है। उसके लिए किताब मैं आपको पवन भंवरिया की नाथ पब्लिकेशन की ओर से आती है, ये रिकमेंड करना चाहूँगा। वैसे आपको कोई और पब्लिकेशन की किताब मिलती है और आपको लगती है कि वो बेटर है, या आप किसी गाइड में से मैटर पढ़ना चाहते हैं, वो कंप्लीटली आपकी चॉइस, आप क्या चुनना चाहते हैं। ये मेरा एक ओपिनियन है, छोटा सा अपना चैनल है, उसके हिसाब से कुछ विद्यार्थी मेरा वीडियो देखना पसंद करते हैं तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। किसी को कोई इशू है, इनको लगता है कि मैं बायस्ड हूँ किसी को लेकर, या किसी का मैं रिकमेंडेशन ज़्यादा करता हूँ, कम करता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी आपको लगता है तो आपको ये चैनल नहीं देखना चाहिए। मैं लास्ट जो अपने जीवन में कोई काम करूंगा वो ये करूंगा कि मैं किसी से प्रभावित होकर किसी किताब का रिव्यू करूंगा या किसी किताब को रिकमेंड करूंगा। ये चैनल विद्यार्थियों के हित के लिए चलाया जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करता हूं। बाकी आपकी सोच है अलग अलग। फिर बात करते हैं शैक्षिक प्रबंधन की, उसके लिए अलग अलग किताबें पढ़ते हैं। तो शैक्षिक प्रबंधन, जैसे फर्स्ट ये हिस्ट्री के अलग पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा किताबें नहीं आई हों, शायद 2-3 पब्लिकेशन की मुश्किल से किताबें आई होंगी, लेकिन मैनेजमेंट है उसके लिए बहुत सारी किताबें मार्केट में आ चुकी हैं। अब उन सब किताबों को यदि मैं कहूँ कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अगर मैं ज़्यादा किताबें बताऊँ तो वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए, मैं आपके जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करना चाहूँगा। अभी तक जो किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं उसमें मुझे ठीक मैटर जो लगा वो राठ पब्लिकेशन का लगा। राठ पब्लिकेशन की ओर से आने वाली इस किताब का मैंने रिव्यू भी किया था और इसका मैटर मुझे अच्छा लगा। इसके अलावा जैसे आपका क्वेश्चन रहता है कि एसएस यादव की किताब कब आएगी, तो वो किताब, उनकी डेट कोई फिक्स नहीं है और संभवतः मुझे लगता है कि अब अगस्त से पहले आने की संभावना तो नहीं लग रही है। तो उनकी किताब कलम पब्लिकेशन की ओर से आएगी, तो उसका मैं जब भी आएगी उसका रिव्यू करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। उसकी वो सामग्री ज़्यादा आती है, कम आती है, कैसे मैटर आता है, वो तो भविष्य में छुपा हुआ गर्भ में। तो ये बात करते हैं, मैं बताना चाहूँगा अभी तक जो उपलब्ध हैं किताबें उसमें मुझे राठ पब्लिकेशन की किताब ठीक लगी। अब इसके अलावा बात करते हैं राजस्थान की भूगोल और राजव्यवस्था के लिए। देखिए, राजस्थान का भूगोल और राजव्यवस्था, जैसे कि मैंने आपको रिव्यू में बताया था कि पैनोरमा में भी अच्छा देर का है, लक्ष्य में भी अच्छा देर का है, क्योंकि राजस्थान की भूगोल की इनकी अलग से किताबें बहुत हर एग्जाम के लिए इनकी आती रहती हैं, तो ये अपडेट रखते हैं, तो दोनों में अच्छा मैटर है। इसके अलावा यदि आप अलग से पढ़ना चाहें तो ये केसी गोदारा, एचपी टेलर और राकेश भास्कर वाली किताब है नाथ पब्लिकेशन की, ये भी अच्छी किताब है और इसको साथ आप जा सकते हैं यदि आप अलग अलग पढ़ रहे हैं तो, और आप किसी गाइड के साथ नहीं जा रहे हैं तो। जैसे पैनोरमा में मैटर अच्छा है, इसमें भी मैटर अच्छा है। पैनोरमा में क्या है, हाईलाइट नहीं कर रखी चीज़ें, मतलब एक थ्योरेटिकल वे में लिख रखी है। इसमें आप कह सकते हैं वन लाइनर अप्रोच के साथ, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करके, थोड़ी सी आई अपीलिंग है, थोड़ा सा अच्छा लगता है इसको देखकर और पढ़ने में वो बोरियत सी फील नहीं होती। बाकी मैटर आप यदि किसी गाइड से पढ़ रहे हैं तो आपको अलग से मैं कहूँगा कि इस पोर्शन के लिए किताब परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपका राजस्थान का गाइड से भूगोल भी आप ठीक कर सकते हैं और आप इंडियन पॉलिटी भी ठीक कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपके पोर्शन रह गया करंट अफेयर्स का, जो मेजर पोर्शंस हैं। तो करंट अफेयर्स में जैसे आप जानते हैं कि 10 क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और अभी भी अनुमान लगा रहे हैं हम कि 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर के लिए जैसा कि मैं खुद नोट्स दे रहा हूँ, एक कोर्स चल रहा है हमारा और उसके टेस्ट भी अभी शुरू कर देंगे, और उसमें फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग लगभग सारा मैटर मैं पूरा एकदम कवर करने का प्रयास करूंगा, जिसमें मंथली पीडीएफ्स भी हैं और दूसरी भी हैं। लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं कि आपको किताबें बताई जाएं, तो मैं किताबों के अकॉर्डिंग बताना चाहूँगा कि या तो आपने यदि पीछे से आप मंथली
लेते आ रहे हैं किताबें, तो आपने वो पढ़ी होंगी, या द्विमासिक मूमल आप ले सकते हैं, या क्रोनोलॉजी, जो भी आपको ठीक लगती है, सारी किताबें लगभग ठीक आती हैं। नहीं तो यदि आपके पास पीछे की किताबें नहीं है और आप बुक के साथ जाना चाहते हैं, तो आप ये कोशिश करिए कि अभी कोई वार्षिकांक आया हुआ है, आए हुए हैं, जैसे राजस्थान के भी आए हुए हैं, भारत और विश्व के भी आए हुए हैं, जैसे मूमल का भी आया हुआ था पीछे, और एक विनोद स्वामी का भी आया हुआ था, और भी आए हुए हैं, उत्कर्ष का भी अर्धवार्षिक भी आया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं कि भी अभी आप पढ़ना चाहें तो उसमें से पढ़ लें। फिर सितंबर के आसपास कोई भी वार्षिकांक आए, या निश्चित रूप से जैसे किताबें तो विद्यार्थियों को बेचने के लिए निकाली ही जाती हैं, तो कोई ना कोई पब्लिकेशन जरूर ये प्रयास करेंगे कि भी फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग कोई किताब निकालने का प्रयास करे, तो उस समय हम देखेंगे कि कौन सी किताब अच्छी हो सकती है, तो उसके साथ भी आप जा सकते हैं। तो ये बड़े बड़े पार्ट हो गए लगभग। और राजस्थान का भूगोल वो तो मतलब 5-5 नंबर वाले हैं, ज़्यादा बड़े पार्ट नहीं है, लेकिन उसका मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की, जो कि एक बड़ा पोर्शन है। यदि हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो लगभग 11-12 क्वेश्चन इससे आते रहे हैं। अब मैथ्स और रीजनिंग में, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम विद्यार्थियों को आती है जिनका ये सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स रीजनिंग बहुत मुश्किल काम हो जाता है, और वो 12 नंबर वो पूरा भी नहीं छोड़ना चाहते। तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपको मैथमेटिक्स समझ में आती है, जैसे मैं कोर्स की नहीं कह रहा, यूट्यूब पे कुछ मेरे फ्री वीडियो हैं, आप वो वीडियो देखिए। मैंने पूरा ऐसा बताने का प्रयास किया है कि आर्ट्स के विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है। यदि आपको वो वीडियो समझ आ जाते हैं तो आप कोशिश करें कि आप मैथ्स को भी सॉल्व करें, आपके कुछ क्वेश्चन जरूर ठीक होंगे। यदि आपको वो समझ में नहीं आते हैं तो मैं आपको लगभग दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको और कहीं भी समझ में नहीं आएंगे। फिर आपका इतना टाइम आप दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी 70-75 दिन का टाइम बचा है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि आप देखेंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी यदि आप पूरा मैथमेटिक्स ये सोच रहे हैं कि मैं छोड़ने वाला हूं, तो मेरी आपको राय रहेगी कि जैसे सांख्यिकी में से लगभग 2 प्रश्न आते रहे हैं, तो सांख्यिकी में आप जरूर कोशिश करें, हो जाएगा आपका। जो आंकड़ों का प्रबंधन दे रखा है, आपके कुछ ग्राफ वगैरह की बात है, या माध्यम माध्यक बहुलक, उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका एक जो फॉर्मूला है उसी में से सीधा सवाल आ जाता है, तो उसके लिए भी आप जरूर प्रयास करें। आप वहां से 1-2 क्वेश्चन निकाल सकते हैं यदि आपको लगता है कि आप इतना टाइम मैनेज कर पाएंगे। तो उसका मैंने सांख्यिकी का नोट्स भी डाल दिया था, और वो भी आप चेक कर सकते हैं। और उसके मैंने क्वेश्चन जो बन सकते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग जो मुझे लगे हैं, अभी मैं एनसीईआरटी की भी बात करूंगा साथ साथ। जैसे मैं मैथमेटिक्स से ही शुरू करता हूँ। मैथमेटिक्स के अंदर जो भी आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, चाहे वो आपके बीजगणित वाले कुछ टॉपिक्स दिए गए हों, चाहे अंकगणित के दिए गए हों, जैसे घन घनाभ बेलन शंकु वाले दिए गए हों, और चाहे सांख्यिकी, सारे के सारे टॉपिक्स आपके वो हैं जो 9th और 10th की किताबों में आते हैं। तो जैसे हो सकता है कि पेपर सेटर यदि एनसीईआरटी की किताबों से, जो अभी स्कूल में राजस्थान बोर्ड में चल रही हैं, उनसे प्रश्न बनाने का प्रयास करें, तो वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है कि आप उन किताबों का सहारा लें। मैंने प्रश्न बनाते समय, पढ़ाते समय पूरा ध्यान रखा कि मैं कोई भी कोर्स अपना बिना बोर्ड की किताबों के नहीं बनाता, और उसका आपने फायदा अभी रीट में देखा। जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के टेस्ट सीरीज में विद्यार्थी थे, उन्होंने देखा कि सारे के सारे जो क्वेश्चन है मैंने सिर्फ बोर्ड वाले लिख के दिए, और वो बोर्ड वाले आ गए यूं के यूं, मतलब एक एक लाइन हाईलाइट किए हुए क्वेश्चन है वो यूं के यूं रीट में आ गए, सारे वही क्वेश्चन आए। तो आपको बोर्ड की किताबें देख लेनी चाहिए यदि आप मैथमेटिक्स देखना चाहते हैं। जैसे संख्याओं वाला शुरू का चैप्टर है 9वीं और 10वीं में, वहां से देख सकते हैं। नहीं, आप किसी गाइड से भी, बहुत ज़्यादा नहीं देखें तो आप एक गाइड से भी देख सकते हैं, लगभग मैटर कवर कर लेती है वो। तो ये मेरी राय रहेगी। इसके अलावा यदि आप मैथ्स, कई विद्यार्थी हैं जिनका अच्छा है मैथ्स और रीजनिंग, वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो कुछ किताबें आई हुई हैं, जैसे दक्ष की आई हुई है, मैंने देख नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर मिलती नहीं है हमारे वो किताबें। इसके अलावा जैसे ये मेरे पास पहले वाला एडिशन है, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो मैंने दूसरी नहीं मंगवाई, यूएस शेखावत की किताब आती है। हालांकि इसमें से 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, तो उनको आपको इग्नोर करना है। हालांकि सीखने के लिए आप उनको देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कोई करना चाहे तो मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस इस प्रकार की कोई एक किताब से कर सकता है। यदि आपको गाइड में लगता है कि आपका थोड़ी प्रैक्टिस ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है, तो आप ऐसी किताब ले सकते हैं। यदि आपका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आपको थोड़ा सा इसमें स्कोरिंग हो सकती है, आप थोड़ा सा लीड ले सकते हैं बाकियों से। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद बात आती है साइंस की। साइंस में भी जो भी आपके टॉपिक्स हैं आप देखेंगे तो आपको 9th और 10th की, अभी देखिए एनसीईआरटी में भी कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एनसीईआरटी सीबीएसई में चलती है, वही एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड में भी चलती हैं। अभी इतिहास में एक उन्होंने टॉपिक इस साल हटा दिया, वो अलग बात है, सेम किताबें हैं, उनका जो कवर है वो चेंज आता है, उस पर राजस्थान वाला जो RSCERT लिखा हुआ आता है एनसीईआरटी की जगह। हमारे जैसे मैं इतिहास की किताबों की बात बताऊं तो हमारे अतीत भाग 1, 2, 3 आते हैं। 12वीं कक्षा में जैसे विश्व इतिहास के कुछ विषय 11वीं में आता है, फिर भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, 2, 3 12वीं में आते हैं। तो वही किताबें, नाम मैं एनसीईआरटी ले रहा हूं लेकिन चल रही किस में है, राजस्थान बोर्ड में, उन किताबों की मैं बात कर रहा हूं।
तो वहाँ से आप 9वीं 10वीं का मैटर बिल्कुल देख सकते हैं, या कई बच्चे जैसे लूसेंट से देख रहे हैं तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर आप बहुत सारे देखें, मैं बता रहा हूँ 70-75 दिन के अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटेजी बनाएं। ऐसा नहीं कि आप, मैं जब बता रहा हूँ तो आप वो भी ले आए, बोर्ड की भी देख रहे हैं, लूसेंट भी देख रहे हैं, फिर आप पैनोरमा भी पढ़ रहे हैं, फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ज़्यादा प्रयास न करें, आप ये कोशिश करें कि हर पार्ट में से आपके 3-3 क्वेश्चन होते जाएं, तो निश्चित रूप से आप जो लिमिट है वो उसको पार कर जाएंगे जो मेरिट की होगी। तो आप चाहें तो आप निश्चित रूप से पैनोरमा में से पढ़ सकते हैं, यदि आपके पास लक्ष्य है उसमें से भी पढ़ सकते हैं, या और कोई गाइड आपको पसंद आ रही है तो उसमें से भी वो मैटर पढ़ सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो मैं आपको राय दूंगा कि आप एनसीईआरटी से वो मैटर पढ़ लें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं होते, और जैसे आपने, मैं अभी ने आपको रीड का उदाहरण दिया, तो बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं होते, और उनमें से यदि क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्टली एग्जाम में उठाए जाते हैं और आपका ठीक हो जाता है क्वेश्चन। और कई बार ऐसा होता है कि वहाँ से नहीं आते, थोड़े से कठिन क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे पिछली बार का पेपर देखें तो किताबें दूसरी थी, एनसीईआरटी की नहीं थी, लेकिन फिर भी टफ क्वेश्चन थे, सारे बोर्ड के एग्जाम्स में नहीं थे। खासतौर से जैसे मैंने मैथ्स के देखे थे, हिस्ट्री के भी देखे थे। तो ये अलग अलग पेपर सेटर के माइंडसेट होते हैं। हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि फर्स्ट ग्रेड में पूरा ही एनसीईआरटी बेस्ड वो रखेंगे, पूरा तो मुझे नहीं लगता कि रखेंगे, लेकिन उसका सहारा लिया जा सकता है, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। देखो, मैं एक स्पष्ट तौर से बात करना चाहता हूँ, ये एक गैम्बलिंग की तरह है कि मैं आपको ये कह दूँ कि सिर्फ आप एनसीईआरटी की तरफ जाओ या नहीं जाओ। रीट में संभावना मुझे लग रही थी, मैंने आपको कंप्लीटली बोला कि किसी भी हालत में आप एनसीईआरटी में मत छोड़ के जाना। अभी भी मैं कहूँगा कि आप एनसीईआरटी जरूर एक बार देख लें, क्योंकि जैसा रीट में हुआ, मैं उदाहरण ऐसे दे रहा हूँ कि यदि ये तो क्वालिफाइंग एग्जाम था, आपको 90 नंबर लाने थे। यदि ये शिक्षक भर्ती का एग्जाम होता, यानी पहले वाले के तरह होता कि रीट के बाद आपको नियुक्ति दी जानी है, टीचर बनने हैं, तो यहाँ पर सीधी सीधी 2 कैटेगरी बन जाती। एक वो विद्यार्थी जो एनसीईआरटी पढ़ के गए, एक वो विद्यार्थी जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ के गए। जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ के गए उनमें से 1% का भी सिलेक्शन नहीं होता, और जो एनसीईआरटी पढ़ के गए उनमें से 99% का सिलेक्शन होता, उन बच्चों में से। इतना ज़्यादा अंतर मैंने एसएसटी में देखा कि कैसे, मतलब उसमें इतिहास में ऐसे प्रश्न थे कि आप किसी भी किताब को पढ़ जाओ, आपको उनमें से आधे प्रश्न नहीं आएंगे, और जो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ गए वो सारे कर देंगे। तो ये अंतर रह जाता है। कहीं ऐसा नहीं हो कि एनसीईआरटी से इसमें भी प्रश्न उठाए जाएं, तो आप थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी का मैटर देख लें। और इतिहास की भी मैं अभी आपको बात करूँगा, क्योंकि विद्यार्थी पूछ रहे थे कि एनसीईआरटी के इतिहास में क्या रोल रहने वाला है। अब मैं कुछ भूल नहीं जाऊँ, सब्जेक्ट हिंदी और अंग्रेजी, तो हिंदी और अंग्रेजी भी आप चाहें तो व्याकरण वगैरह, जो राजस्थान बोर्ड में एक 9 से 12 के लिए, 11 से 12 के लिए व्याकरण की किताब आती थी हिंदी की, उससे देख सकते हैं। ऐसे ही इंग्लिश भी आप 9th 10th लेवल की देख सकते हैं, या फिर ये दोनों की चीज़ें आप गाइड में से भी पढ़ लेंगे तो ठीक है, ज़्यादा आप मारामारी न करें। तो ये मेरे हिसाब से लगभग सारा फर्स्ट पेपर का मैटर कवर हो चुका है। मैं बुक्स देख रहा हूँ यहाँ पर, अभी साइकोलॉजी की बची है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये सारा मैटर हो गया। अब इसमें से कोई भी पोर्शन आपको ये लगता है, रीजनिंग में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर वाला है, एक और बताया था मैंने आपको एक पिछले वीडियो में, 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो ईजी हैं और आप शायद 1 या 2 दिन में उनको कवर कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स जिनमें से मैंने देखा है कि मोस्टली 2 सवाल फंस जाते हैं 3-4 टॉपिक्स में। जैसे वैसे टॉपिक तो आपके 10-12 दे रखे हैं, लेकिन उन 3 टॉपिक्स में से ही 2 सवाल मोस्टली आ जाते हैं। एक मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा मैंने कौन सा देखा था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो वो आप एक बार जरूर देख लें, क्योंकि 12 नंबर का आप कंप्लीटली तो मत छोड़ना है ना, थोड़ा तो उसमें देख लेना। या फिर किसी का मैथ्स अच्छा है और वो लगता है कि इंग्लिश वो ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। 5 से 10 प्रश्न का मैटर यदि आप कहीं पर छोड़ भी देते हैं और बाकी में आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको ज़्यादा उसमें नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। फिर जैसे इतिहास में मैं बात कर रहा था एनसीईआरटी की, तो इतिहास में हमारे शुरू में जैसे टॉपिक है, पहला टॉपिक आपका गुप्त काल और मुगल काल में कला संस्कृति वाला टॉपिक है। तो वो टॉपिक यदि आप ढूंढने लगेंगे एनसीईआरटी के अंदर, तो आपको एनसीईआरटी में ज़्यादा मैटर नहीं मिलेगा। हालांकि मुगल वास्तुकला से संबंधित कुछ बातें 7वीं क्लास की किताब में दी गई हैं। जैसे 12वीं में मुगल वाले 2 चैप्टर हैं, इतिवृत्त वाला, उसमें भी आपको कुछ किताबों के नाम वगैरह मिल जाएंगे। तो कुछ तो बुक्स के नाम हैं जो कि आपके डायरेक्टली इसमें आते नहीं, शामिल नहीं होते, तो आप वास्तुकला वाला देख सकते हैं। और अभी मैं कुछ और भी इसमें आप ऐड करना चाहूँगा। ऐसी प्रकार से आप गुप्त का देखेंगे तो कहीं कहीं आपको 1-2 कोई मंदिर वगैरह के ऐसे गुप्त काल के नाम मिल जाते हैं, लेकिन गुप्तकालीन कला संस्कृति भी एनसीईआरटी आपका कवर नहीं करती हैं, तो आपको उसमें ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी गाइड वगैरह से, या जैसे इतिहास की मैं बता रहा था जो किताब नाथ पब्लिकेशन की, उससे तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद में और टॉपिक्स हैं, जैसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी जी और जो और प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उनका योगदान है। तो क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में तो बहुत जो लीडर्स दे रखे हैं आपके नाम, उनके बारे में एनसीईआरटी में आपको न के बराबर मैटर मिलेगा, अलग से पढ़ना पड़ेगा। गांधी जी का मैटर बहुत जगह दिया गया है।
आप आधुनिक भारत में कहीं भी चलती है, जैसे 8th में भी कुछ मैटर है, 12th में एक पूरा चैप्टर में गांधी जी का बहुत मैटर है, 10th में एक भारत में राष्ट्रवाद है, उसमें गांधी जी वाले 3 जो मेजर आंदोलन है, इसके अलावा जो शुरुआत में अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण वाले, तो उन सब के बारे में विवरण दे रखा है, तो वो देख लेना चाहिए उसमें से आप, और नहीं तो उसका ज़्यादातर मैटर आपकी गाइड्स में है, मैंने देखा था, तो उसमें भी आपको टेंशन नहीं है। इसके अलावा मैं एक बार देख लेता हूँ ना, मैं कोई टॉपिक भूल नहीं जाऊँ इतिहास का। सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण भी आपको मिल जाएगा थोड़ा, लेकिन ये जो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, सबका उसमें अंदर नहीं मिलता, उसमें कुछ और ही दे रखे हैं, तो ये भी पूरे तरीके से आपको एनसीईआरटी में कोई विशेष मिलेगा नहीं। तो और एक जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ये एनसीईआरटी में अच्छा दिया गया है। जैसे 12th में एक चैप्टर है विद्रोही और राज का, तीसरी जो बुक आती है उसके अंदर अच्छा दे रखा है मैटर, और जैसे कि जो अभी वो फल वाला आया था, अवध वाला, वो उसी में से आया था। इसके अलावा आधुनिक की किताब चलती है 8th में, उसमें भी एक चैप्टर पूरा 1857 की क्रांति का दिया गया है। तो 1857 की क्रांति, गांधी जी, ये आपको एनसीईआरटी से देख लेना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 1-2 टॉपिक के लिए एनसीईआरटी उठाने की उतनी संभावना है पेपर सेटर की, लेकिन फिर भी आपको देखना चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगा। अभी तो देखिए 15 अगस्त तक तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं है। इंडियन हिस्ट्री की जो टेस्ट सीरीज चल रही है सेकंड पेपर के लिए, या करंट अफेयर्स भी मैनेज करना है, टेस्ट भी लेने हैं, तो उसके बाद में मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो इंडियन हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो मैं आपको ऐप पे भेज दूं, जो करंट अफेयर्स का कोर्स चल रहा है उसके साथ में ऐड इसकी कर दूंगा, एनसीईआरटी वाली बातें, ताकि आपके मन में वो भ्रम निकल जाए कि भाई एनसीईआरटी हमारी छूट रही है। इंडियन हिस्ट्री में तो कम से कम मैं आपको कोशिश करूंगा। फिर इसमें आपके जैसे बात आती है राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की और हिस्ट्री की, तो 2 छोटी छोटी किताबें चलती हैं, मैं निकालना भूल गया, अभी तो पीछे जाऊंगा तो माइक हटाना पड़ेगा। 2 किताबें आती हैं, एक तो राजस्थान का शौर्य परंपरा से संबंधित किताब है, आधुनिक राजस्थान और शौर्य परंपरा, ऐसी की एक किताब है, और एक किताब है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, 9वीं और 10वीं में चलती हैं। वो एनसीईआरटी की किताबें नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो राजस्थान की कहाँ से आएंगी, राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं और 9वीं और 10वीं में चलती हैं। अभी आप यदि रीट में देखेंगे, क्योंकि रीट का पूरा सिलेबस वो कवर नहीं करती थी, लेकिन जो भी टॉपिक रीट के उसके अंदर से थे, उसमें वो प्रश्न उन्हीं 2 किताबों में से लिए गए हैं रीट के अंदर। तो वो किताबें आसान सी किताबें, छोटी किताबें हैं, तो आप कोशिश करें एक बार सरसरी तौर पर जरूर उनको देख लें। हालांकि मुझे उनमें ऐसा कोई मैटर लगा नहीं कि जो आपकी कोई भी गाइड, जो भी नॉर्मल आप गाइड पढ़ेंगे वो सब आपका कवर करती है, लेकिन फ़ायदा क्या होता है कि उसमें लिमिटेड मैटर है और उसी में से आप पढ़ के जाएंगे तो वो आपको याद ज़्यादा रह जाएगा यदि उसमें से ही प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं। तो वो मैटर आप, मैं एनसीईआरटी की नहीं बोलूँगा, मैं उनको राजस्थान बोर्ड की ही किताबें हैं, और अभी जो चलती हैं 9वीं और 10वीं क्लास की पतली पतली 2 किताबें आती हैं, पीछे रखी हैं, मैं निकालना भूल गया उनको। तो ये इसमें बात हो गई। इसके अलावा जैसे पॉलिटी के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो भी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, लेकिन उनका मैं बता नहीं सकता कि, क्योंकि पॉलिटी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं तो जैसे 10th में मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि उसमें कौन कौन सा दिया गया है। 12th भी मैं कई बार किताबें देख लेता हूँ, क्योंकि 12th में जब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो बच्चे पॉलिटी का भी पूछ लेते हैं, तो उसमें चुनावों के बारे में, राष्ट्रपति वगैरह के बारे में दिया गया है। तो पॉलिटी का बहुत सारा मैटर आपको एनसीईआरटी की किताबों में मिल सकता है। अब वो आप कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे नहीं पढ़ सकते हैं, उसका तो मैं पूरा मैटर नहीं बता सकता। कुछ जैसे मैंने टॉपिक्स बताए थे पेनोरमा वगैरह में एनसीईआरटी के शामिल किए गए हैं, जैसे भूगोल वगैरह में ऐड किए हुए थे, पॉलिटी में भी शायद कुछ ऐड किया हुआ है। तो आप चाहें तो एनसीईआरटी देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बर्डन भी न लें, और आपको लगता है कि आप इतना टाइम मैनेज कर पाते हैं तो ही उनके साथ जाएं, नहीं तो जो राष्ट्रपति वगैरह के बारे में जानकारी है या लोकसभा राज्यसभा जितनी भी जानकारी है, ये सामान्य जानकारियाँ होती हैं, और वो लगभग आपका गाइड या जो दूसरी जो मैं किताबें बता रहा हूँ, सिंगल भी बुक आप किसी पब्लिकेशन के लाते हैं तो वो आपका कवर कर लेंगे। तो ये एनसीईआरटी से संबंधित बात हो गई। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। अब देखिए मेरी तो कोशिश यही थी कि मैं हर पार्ट में आपको सिंगल बुक बताऊँ, उसके बाद में आप चाहे कोई भी लें, मैं आपको कन्फ्यूज, लेकिन साइकोलॉजी में बहुत बढ़िया किताबें काफ़ी सारी थी और उनकी अलग अलग खासियत थी, तो मैं किसी एक किताब को उसमें से छांट नहीं पाया। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि देखो, एक तो जैसे मैंने आपको सिखवाल के बारे में बताया था, सबसे कम मैटर के साथ आने वाली किताब सिखवाल है, और फैक्ट वगैरह हाईलाइट करके ठीक मैटर दे रखा है, यानी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं दे रखा है। दूसरी, मैं आपको इसका कोई क्रम नहीं है कि ये पहले ये बाद में, ऐसी किताब जैसे मैं उसके हिसाब से बताना चाह रहा हूँ। ये मैं छोड़ देता हूँ ये किताब, जैसे वंदना जादौन की आई है, तो इसमें आप पेजेस देखेंगे तो आपको सिखवाल से ज़्यादा दिखेंगे। जैसे सिखवाल में शायद 250 के करीब पेज होंगे, या 160-68 है, कितने देख लेता हूँ। सिखवाल में 176 है, 250 पेज हैं, और ये जो वंदना जादौन वाली है इसमें 294 पेज हैं।
294 पेज, तो अंतर बड़ा हो जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि लास्ट के लगभग 100 पेज के अंदर पुराने जो क्वेश्चन आए हैं, हर टॉपिक के बाद में तो क्वेश्चन है ही जो लगभग सारी किताबों में है, लास्ट में इन्होंने पुराने पेपर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो उसके कारण ये 100 पेज के एक्स्ट्रा, मतलब 204 पेज तक ही इसका मैटर है, उसके बाद में सारे क्वेश्चन हैं, इसके अलावा बीच में भी क्वेश्चन है। तो यदि मैं सिखवाल से ये तुलना करना चाहूँ कि भाई इसमें मैटर ज़्यादा है, तो कोई 5-7% का अंतर पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन ही ज़्यादा है, मैटर सिखवाल से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसका मैटर ठीक है, लैंग्वेज वगैरह भी ठीक है। ये दोनों ही किताबें आपको मैं आप चाहे लैंग्वेज आप बुक स्टोर पे जाके चेक कर सकते हैं इनकी। इसके अलावा फर्स्ट रैंक की एक किताब ये वाली, ये भी फर्स्ट रैंक की किताब काफ़ी विद्यार्थी पढ़ते हैं, और इनसे ज़्यादा मैटर है थोड़ा सा इसमें फर्स्ट रैंक में, लेकिन ये भी एक अच्छी किताब है और काफ़ी सारे विद्यार्थी इसको पढ़ते हैं। एक और किताब जैसे ये डॉक्टर लकी आहूजा और इनकी आई थी सुगम प्रकाशन की ओर से, इसमें भी बहुत मतलब साइकोलॉजी तो सही तरीके से इसी में दे रखी है, बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करके दे रखी है, और एकदम समझाया गया है हर टॉपिक को। लेकिन उन समझाने के कारण इसका पेज संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई है, और मैं बता रहा हूँ आप में 317 पेज की किताब है ये, 317 पेज की किताब है। तो यदि आपने काफ़ी कुछ कवर कर रखा है और आप सोचते हैं कि साइकोलॉजी आप ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस किताब के साथ जाएं, बहुत बढ़िया मैटर इसके अंदर दे रखा है और अच्छे तरीके से आपको सिलेबस को कवर कर सकती है। लेकिन थोड़ा सा ये किताब पहले आती तो मैं पहले ही इसके बारे में आपको बता देता, क्योंकि ये अभी लेट आई है, थोड़ी सी लेट तो वंदना जादौन की भी आई है, लेकिन एक ही मैं आपको इसमें बताऊंगा, इस किताब के साथ निश्चित रूप से आप जा सकते हैं, थोड़ा मैटर ज़्यादा है। तो इन 4 किताबों में आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप बुक स्टोर पर जाएँ, और इन 4 किताब में से या और भी किताबें आई हैं कई पब्लिकेशन की, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका मैटर अच्छा नहीं है, हो सकता है कुछ पब्लिकेशन की मैं देख भी नहीं पाता हूँ। तो ये जो 5-7 किताबें मैंने देखी उसमें से मैं बता रहा हूँ कि इन 4 किताबों में से जो भी आपको ठीक लगे आप चुनाव करें कि भी आप इतने समय में कौन सी पढ़ सकते हैं या किसकी लैंग्वेज वगैरह आपको ठीक लगती है, उस हिसाब से आप इनमें से कोई किताब चुन सकते हैं। तो ये बात हो गई। आप 70 दिन के 75 दिन के अंदर आप तैयारी, एक जो मेजर क्वेश्चन आपका रहता है कि 70-75 दिन के अंदर हम कैसे कवर करें इतनी सारी चीज़ों को, क्योंकि बीच में 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो रीट में भी लगे हुए थे और उनका 15-20 दिन तो जरूर उन्होंने रीट में लगाया है। तो देखो, आपकी स्थिति नहीं है, थ्रू आउट राजस्थान सभी की स्थिति है, और आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आप ही ऐसे हैं कि आपको कुछ, आपका थोड़ा सा सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा। लेकिन आप देखा देखी बहुत ज़्यादा मैटर इकट्ठा मत करें। जैसे आपने गाइड में से भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर आप नाथ में से भी पढ़ रहे हैं, एक में से पढ़ो आप किसी में से, या फिर आप मैथ्स यहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ रहे हैं। इतना ज़्यादा यदि आप जाल बिछा लोगे अपने चारों ओर तो उसको आप समेट नहीं पाओगे। और मैं ये कहता हूँ कि यदि सबसे कम मैटर वाली चीज़ें भी आप पढ़ के चले गए तो भी आपकी संभावना बनती है पूरी एग्जाम के अंदर, यदि आप उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करने का समय निकाल लेते हैं। तो फिर मैं आपको बार बार ये कहूँगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी है, क्योंकि यहाँ तो हम फर्स्ट पेपर और साइकोलॉजी की ही बात कर रहे हैं, और जिन्होंने लेट तैयारी शुरू की है वो पूरा ध्यान ये रखें कि मैटर ज़्यादा सेलेक्ट करना। देखिए, आप क्या करते हैं कि जैसे एक किताब लिया आपने, फिर आपके दोस्त के पास कोई किताब है और आप सोचते हैं कि ये टॉपिक, इस टॉपिक में 2 पॉइंट मेरी किताब में नहीं है और उसकी किताब में है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। पूरे पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन का अंतर पड़ेगा, लेकिन उसको याद करने के चक्कर में आप जितनी टेंशन ले लोगे, जितनी किताबें इकट्ठा कर लोगे, उसमें आपका रिवीजन का एक सर्किल कम हो जाता है। और एक जो जितना ज़्यादा बार रिवाइज आप चीज़ों को कर पाते हैं, देखिए 1-2 बार में तो कुछ याद ही नहीं रहता। कम से कम आप हाईलाइट वगैरह करके 2-3 बार रिवीजन करें, फिर लास्ट में मतलब बाद में भी देख जाएं 15-20 दिन में 2 बार किताबों को, तब जाके चीज़ें थोड़ी सी मेमोरी में स्थायी होने लगती हैं। मतलब इतना तो तैयार हो जाता है कि आप ऑप्शन को कर सकेंगे, भाई ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा करके। मतलब पूरा, यदि मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछूं तो हो सकता है आपको आंसर नहीं आए, लेकिन उसके 4 ऑप्शन दे दूं तो आप हो सकता है कर पाएँ। फिर देखिए, मोटिवेशन की बात आती है, तो मोटिवेशनल वीडियो में ज़्यादा बनाता नहीं, क्योंकि हो सकता है मुझे मोटिवेशन देना आता नहीं हो और मैं ज़रूरत भी नहीं समझता इतनी मोटिवेशन की। लेकिन एक ये बात ज़रूर है कि यदि आप एकदम अच्छे मन से और एकदम जोश के साथ पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप एक ही दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं और एक ही दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं, उनमें डबल का फर्क ला सकते हैं। यानी यदि आप मुंह लटकाए बैठे हैं कि मेरा तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेरे पास ये नहीं है, मैंने तो कोचिंग नहीं ली, किसी ने कोचिंग कर ली होगी, उनके पास वो नोट्स होंगे, इस बात के चक्कर में, और आप मतलब टाइम टिपाना बोलते हैं यहाँ पर आपने कि टाइम पास कर रहे हैं, यानी इंतजार करते हैं कि भाई चाय का टाइम हो जाए तो आधे घंटे में बैठ जाऊं, किताब छोड़ दूं, ऐसे मत करो। तैयारी करनी है तो पूरे जोश के साथ करो।
यदि आप देखिए पूरा एक्टिव होकर बहुत बेहतर, मतलब आप पूरा अपना फोकस लगाएंगे तो आप अपनी क्षमताओं को दुगनी कर सकते हैं, सीधी सीधी दुगनी। यानी जितना मैटर आप 10 घंटे में पढ़ते हैं वो आप 5 घंटे में भी कवर कर सकते हैं। ये मानिए कि युद्ध स्तर पर तैयारी करनी है आपको। 75 डेज में यदि आपको ये एग्जाम क्रैक करना है, और पीछे का तो आपका जो कितना तैयारी किया है वो अलग अलग बैकग्राउंड है आपका, लेकिन 75 डेज में यदि आपको इतनी सारी किताबें और आपका सब्जेक्ट अच्छे तरीके से तैयार करना है तो आपको अपने दिमाग को चौकन्ना रखना है। ऐसा नहीं कि आप मतलब पूरा मतलब दिन गिन गिन के निकाल रहे हैं कि बस हो जाए, पता नहीं, मतलब ऐसे जो डबल माइंडेड रहता है उसका सिलेक्शन कभी भी नहीं होता। तो आपको यदि आप ये सोच लीजिए कि मेरे पास ये 75 दिन है और मुझे तैयारी करनी है और मैं अपनी जी जान लगा दूंगा इसके अंदर, और जो भी होगा परिणाम वो देखा जाएगा, मुझे तैयारी करनी है बस। आप परिणाम के बारे में सोचो ही मत। हालांकि ये कहने वाली बात है, परिणाम के बारे में आता है, लेकिन आप उसको निकालने की कोशिश करें दिमाग से, भाई इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचें, आप बस तैयारी करें 75 दिन, आप बाकी बातें भूल जाएं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको समय समय पर गाइड इसके बारे में करता रहूं। और भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हालांकि सबका जवाब मैं नहीं दे पाता इन दिनों में, क्योंकि आप हमारे अच्छे खासे व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, उसके कारण थोड़े से कमेंट्स वगैरह ज़्यादा आते हैं, तो मैं कम रिप्लाई कर पाता हूँ। लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ते समय अपने माइंड को ऐसा बनाएं कि आप थोड़ा सा स्मार्ट रहें और शार्प रखें अपने दिमाग को, और पूरा फोकस रखें किताबों के ऊपर। भूल जाए बाकी किसी प्रोग्राम में जाना, रिश्तेदारी में जाना, शादियों में जाना और प्रोग्राम्स, ये भूल जाओ आप इन चीज़ों को। आप ये मान लो कि आपका कोई रिश्तेदार नहीं है 75 दिन तक, कोई आपको बुलाता है, कोई आता है, घर में गेस्ट आ गए तो रिक्वेस्ट करो, मिलो उनसे, लेकिन ये नहीं कि आप उनके साथ पूरे दिन बैठे हैं। कोई वो यदि आपके वास्तव में अच्छे रिश्तेदार हैं तो वो समझ जाएंगे कि भी ये तैयारी कर रहा है, और किसी को आपका टाइम ही खराब करना है तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो आप मेल मिलाप कम करें, भूल जाएं रिश्तेदारियों को, रिश्ते निभाने को, या ये आपको फंक्शंस में जाने का कहीं पर मौका मिलता है तो बहुत लिमिटेड करें उसको। बहुत ही ज़रूरी हो तो जाए, नहीं आपने आपको बाहर की दुनिया से एकदम कट कर लें, एकदम आप किताबों में खो जाएं, और 5-6 घंटे जरूर सोएं हमेशा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कई बच्चे मैं देखता हूं कि रात को भी सो जाते हैं, दिन में भी सोते रहते हो। नींद तो देखो जितने सोएगी, जितना सोने का कोशिश करोगे उतना आ जाएगी। रोजाना 9 घंटे सोता है उसको 9 घंटे सोना पड़ेगा फिर, लेकिन 5-6 घंटे की नींद काफ़ी होती है। इससे ज़्यादा सोने की कोई जरूरत नहीं होती। नींद आती है, ठंडा पानी लो, आंखों में मारो और दोबारा शुरू हो जाओ, यही सोच के कि मुझे करना है। धन्यवाद।